हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पहले भी देखा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। बीच में मेटल आयन होता है और ये क्या होता है, लिगेंड जो है चारों तरफ जुड़ा होता है। यहाँ पे 90 डिग्री सभी के बीच में बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड एंगल नापे तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा, एक लिगेंड से सामने वाले लिगेंड की ओर, ठीक है। यहाँ दो लिगेंड, नजदीकी लिगेंड में क्या होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो इसका जो जनरल सा रिएक्शन है वो हम बता सकते हैं। देखिए, ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो कौन बनाते हैं, लगभग देखा जाए तो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले कुछ एटम्स हैं जो ये बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर प्लेटिनम हमने लिया है, इसके साथ में प्लेटिनियम 2+, निकल 2+, है ना, PD 2+, निकल 2+, ये सब क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया गया है वो प्लेटिनम पे किया गया है, तो मैं इसी को एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे A3 कोई लिगेंड हो सकता है, सेम टाइप का लिगेंड हो, और एक हम अलग लिगेंड ले लेते हैं जिसको हमको सब्स्टिट्यूट कराना है ताकि हम मैकेनिज्म समझ सकें, ठीक है। यहाँ पे N+, इसका चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स का। अगर मान के चलो इस X को हम इस Y से क्या कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं, सब्स्टिट्यूट कराते हैं, तो हमको ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है। अब रेट अगर हम लिखें तो दो तरीके से हो सकता है, SN1 और SN2, ठीक है। अगर हमको ये देखा जाए कि Y के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब डिसोसिएटिव टाइप का मैकेनिज्म होगा, SN1 टाइप का, तो ये वाला रेट कांस्टेंट आपका होगा K1, रेट कांस्टेंट है और ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दोनों पे डिपेंड करवाते हैं, दोनों सबस्ट्रेट पे, इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी और ये क्या आपका जो कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर इसको हम दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब इसको ये लिखूं मैं R इजुगल टू, या कह सकते हो इसको K ऑब्जर्व्ड क्या होगा, K1, ये दोनों को मैं क्या निकाल ले रहा हूँ, कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। K1 प्लस K2, और ये Y पे डिपेंड करेगा, Y का कॉन्सेंट्रेशन को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों को कॉमन निकाल के मैंने क्या कर दिया, R। अगर मान के चलो मैं Y का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई लेता हूँ, ठीक है, हाई लेता हूँ, तो उस कंडीशन में हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला मिल रहा है वो Y इजुकल टू क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, Y इजुकल टू C प्लस MC, है ना। ये फार्मूला कुछ वो लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, चलो ना समझने के लिए, स्ट्रेट लाइन फार्मूला। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट को मैं यहाँ पे I कर दे रहा हूँ, है ना, इंटरसेप्ट को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, I प्लस MC कर दे रहा हूँ, चलो जो भी फार्मूला हो। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो भाग है, अब किसके किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, Y माइनस के बीच में, और ये K ऑब्जॉर्ब को हम इस एक्सिस में, Y एक्सिस में लेते हैं, और X एक्सिस में क्या लेते हैं, C को लेते हैं, मतलब यहाँ पे Y माइनस, ये क्या है, X एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट मिलेगा, जो गैप मिलेगा, वो क्या होगा, K1, मतलब किस पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे, मतलब SN1 मैकेनिज्म को दिखाता है ये, ठीक है। और ये जो स्लोप मिलता है वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपका K2, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दिखाता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन फार्मूला बनता है यहाँ से, तो इसको खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पे आते हैं। तो मैं स्पेस क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ये स्पेस में यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन फार्मूला आप देख लेना, पता नहीं क्या है, दिमाग में आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर मान के चलिए सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, मान के चलो हम क्या ले लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं कोई कंटेनर में, यहाँ पे हम ले लिए H2O सॉल्वेंट, या कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। यहाँ पे रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, फॉरवर्ड करा रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि ये जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, है ना। तो यहाँ पे इसका भी दो टाइप का होता है, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव,
दोनों ही केस में सॉल्वेंट क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट क्या कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है स्क्वायर प्लेनर का 4, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, उसके जो दो खाली साइट है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद में यहाँ से एक्स जब रिलीज आउट हो जाएगा तब ये कंप्लीटली यहाँ पे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 6 मान लें तो इसका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि हम इसको भी कोऑर्डिनेशन नंबर में लेंगे, H2O यहाँ पे आया हुआ है ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसका 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 5। और ये प्रोसेस स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया SN1 मैकेनिज्म की तरह हो गया। किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है रेट। तो अब यहाँ से हम OH2 माइनस कर देते हैं, एक जगह क्या कर देते हैं OH2 माइनस कर देते हैं, अच्छा सॉरी प्लस कर देते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो फिर से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके जैसा ही हो जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या होता है, एक OH जो है रिलीज आउट होता है और Y यहाँ पे अटैक करता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट को क्या होना चाहिए, गुड लिविंग होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, गुड लिविंग होना चाहिए, या कह सकते हो लेबाइल होना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है इनर्टनेस और लेबाइलनेस के बारे में, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो हम सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लेबाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई सब्स्टिट्यूट हुआ, उसके बाद में ये जो बॉन्ड है वो वीक हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बना, ठीक है। सॉल्वेंट भले ही इसके दोनों साइड को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन अभी ये कंप्लीटली जुड़ा हुआ नहीं है, ये यहाँ भी कंप्लीटली जुड़ा हुआ नहीं था, है ना। बस कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने के लिए हम क्या किए, इसको ब्लॉक करके रखे। यहाँ पे केवल एक ही H2O मॉलिक्यूल का रोल होता है, हालांकि जो इंटरमीडिएट में यहाँ पे 3 H2O मॉलिक्यूल जो है अटैच दिखाया गया है ना। ये इंटरमीडिएट स्थिति में है, लेकिन जब Y यहाँ पे अटैक करता है तो वो H2O बाहर निकल जाता है, बाकी 2 H2O जो है वो केवल एक ब्लॉकिंग साइट के तरफ से तरह यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। और ये लेबाइल ग्रुप है, ये अलग हो सकता है ना। अगर मान के चलो ये लेबाइल नहीं होता तो क्या होता, H2O ही जुड़ जाता, जुड़ने के बाद Y को अटैक करने देता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है। अगला है डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव में क्या होगा, यहाँ पे कोई ब्लॉकिंग साइट यहाँ पे मौजूद नहीं है, X यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है। जब रिलीज आउट हो रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 4। यहाँ कितना कितना बचा है, इंटरमीडिएट में 3, ठीक है। एक और इंटरमीडिएट यहाँ बनता है, H2O यहाँ पे क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे मैंने यहाँ बताया, ठीक है। और ये क्या है, डिसोसिएटिव टाइप है, ये क्या है, एसोसिएटिव टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे H2O आया, H2O चूंकि गुड लिविंग ग्रुप है, Y से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, टूट के फिर क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गया आपका एक तरह का मैकेनिज्म। अगर हम ये माने कि सॉल्वेंट यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ रहा है आपका सेकेंड नंबर न्यूक्लियोफाइल, है ना, या फिर कह सकते हो Y माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सीधा सीधा यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम का ही ले लेते हैं, A ले लेते हैं, A ले लेते हैं, यहाँ पे भी A ले लेते हैं, यहाँ पे X ले लेते हैं, यहाँ पे Y को सीधा सीधा हम अटैक कराते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, A P T, इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे भी A और यहाँ पे हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y। ये इसका इंटरमीडिएट बन गया, कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 5। अब ये आगे क्या बनाएगा, -x कर देगा, अब बनाएगा फिर से प्रोडक्ट वही बनने वाला है, ए, ये सब लिगेंड है ना, Y इस तरह से। तो ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2 की तरह होगा। और यही प्रीफर करता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यही प्रीफर करता है, यही प्रीफर करता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे हो सकता है, देखिए अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसका इंटरमीडिएट में बना रहा हूँ यहाँ पे प्लेटिनम, तो ये इस तरह से X यहाँ पे जुड़ा है, ये A जुड़ा है, A जुड़ा है, A जुड़ा है। अगर Y यहाँ पे भी अगर आके जुड़ता है तो इनमें बॉन्ड एंगल कितना था 90, यहाँ भी अगर आके जुड़ता है तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा 90, ठीक है।
ये स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट भी बन सकता है, ठीक है। अब कैसा बनता होगा ये तो रिएक्शन ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन सकता है, स्क्वायर पिरामिडल भी ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है जिसमें बॉन्ड एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और उसके बाद में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स रिलीज होगा, वाई कहाँ जाएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ, तो कह सकते हो कि ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये क्या करता है, प्रीफर करता है इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो देख लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, है ना, जो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये BSc थर्ड ईयर की बुक में दिया हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर्स नोट्स तो वैसे मैं डाल ही दूंगा, ठीक है। पहला होता है ट्रांस इफेक्ट, रिएक्टिविटी को कैसे डिफर करेगा, जैसे प्लेटिनम है, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं अमोनिया। अब यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं C2H4, तो यहाँ पे देखते हैं कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। अमोनिया का अगर ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा तो जुड़ने वाला लिगेंड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके ट्रांस पोजिशन में आएगा। अगर क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो क्लोरीन के अपोजिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे देखा गया है कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, मतलब या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या मिला, PTCl C2H4NH3। अगर हम यहाँ पे फिर से अमोनिया रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट, अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट और इसका ट्रांस इफेक्ट, तीनों में से किसका ज्यादा है, C2H4 का सबसे ज्यादा है, देन Cl का, उसके बाद में अमोनिया का। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मतलब इसको हटाएगा खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। क्या बनेगा, ClPtNH3 C2H4, मतलब इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। ट्रांस इफेक्ट क्या है, कोई लिगेंड अगर अपने ट्रांस पोजीशन में किसी दूसरे लिगेंड को आने के लिए प्रेरित करता है तो उसे हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ लेवाइल ग्रुप, सेकेंड क्या होगा, लेवाइल ग्रुप। सॉल्वेंट मान के चलो क्या है, यहाँ पे लेवाइल है, ठीक है। जितना ज्यादा लेवाइल होगा, लेवाइल मतलब रिएक्शन कराने वाला, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई परेशानी तो है नहीं। तो सबसे अच्छा लेवाइल ग्रुप कौन होता है, ये होता है NO3 देन H2O देन क्या है Cl Br I-, इस तरह से लेवाइल ग्रुप का सीक्वेंस है, N3SCN N3- SCN-, ठीक है, NO2 और Cn, NO2- एंड Cn-, ठीक है। तो सबसे अच्छा लेवाइल ग्रुप कौन है, NO3, ठीक है। इस सीरीज में अगर देखा जाए तो ये NO3H2O क्या है, अच्छा लेवाइल ग्रुप होता है। तो अगर इसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करें तो फिर रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक। सॉल्वेंट इफेक्ट हमने देखा ही है, कि सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट को क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट को गुड कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, मतलब यहां पे क्या करे, कोऑर्डिनेट भी करे और लीव भी हो जाए, है ना। एक अच्छा लीविंग ग्रुप क्या होगा, एक अच्छा सॉल्वेंट क्या होगा, जो यहाँ पे साइड को ब्लॉक भी करे और जब रिएक्शन होना, सब्स्टिट्यूशन होगा उस समय ये लीव आउट भी हो जाए, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, एक अच्छा कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। चार्ज जब देखते हैं 4th नंबर में क्या है, चार्ज कोई ज्यादा इफेक्ट डालता नहीं है, ठीक है, कोई भी ज्यादा इफेक्ट डालता नहीं है, तो इसके लिए इसमें ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आगे आता है स्टेरिक फैक्टर, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यही समझा दे रहा हूं मैं, है ना। स्टेरिक फैक्टर, अगर मान के चलो ये Cl की जगह पे यहाँ पे क्या होता, बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप जुड़ा होता, ठीक है, बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप जुड़ा होता, तो
चूंकि हम SN2 मैकेनिज्म प्रीफर करते हैं, तो ये यहाँ पे आके क्या बनाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। मतलब इसको यहाँ पे आने से क्या करता है, ये जो बल्कि ग्रुप है ये रोक देता, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि बल्कीनेस बचता है, इसको कह सकते हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो होगा। और यदि सब्स्टिट्यूटेड क्या बोलना चाहिए, अटैच्ड लिगेंड छोटा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें SN2 में क्या होगा था, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता था हमारा मॉलिक्यूल का 4 है, और इंटरमीडिएट में कितना होता था, 5। अगर मान के चलो यहाँ बल्कि ग्रुप जुड़ा होगा तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर को 5 होने से रोकेगा, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी से स्टडी करना चालू कर दो, है ना, ताकि ये सेमेस्टर अच्छा जाए और आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।